यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 157 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 164 तक कवर करेंगे। अगेन ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इस सेशन में भाई हम लोग का दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 158 और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 159। तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट के चलते जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में भाई, जिसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं या फिर कई आयरन लॉस बोलते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है आपके बुक में, जो सॉल्यूशन दिया हो भाई, ठीक है, उस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल में जो आपका सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो इनकम्प्लीट है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो आज हम लोग पूरा का पूरा पहले ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। ओके, और लॉसेस में भी जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए बुक अटैच कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर लॉसेस एंड एफिशिएंसी। तो आज हम लोग लॉसेस के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ मैं, ताकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ रहे। तो ट्रांसफार्मर में अगर लॉसेस की बात करें तो दो तरीके का लॉसेस होता है। एक हो गया आपका कॉन्स्टेंट लॉस, जिसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं, फिर आयरन लॉस बोलते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल लॉस यानी ओमिक लॉस या फिर कहिए कॉपर लॉस। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस के ऊपर बात करेंगे। तो आपको पता है कोर लॉस जो होता है मिक्सचर होता है किसका, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट के चलते जो लॉस हो रहा है उसका। ओके, तो ओवरऑल जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे भाई, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के चलते जो हम लोग का फार्मूला होता है बीएच कर्व, सब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो पावर लॉस होगा ड्यू टू हिस्टेरेसिस, ये क्या है, प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है उसके ऊपर। और यहाँ पे जो पावर होता है किसी किसी बुक में 1.6 दिया हो रहेगा, लेकिन इस बुक में यहाँ पे x मान करके चला हो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा x मान के चलते हैं, उसका फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको बता दूंगा कि x लेके चलें या 1.6 लेकर के चलें। ओके, तो ओवरऑल इस प्रोपोर्शनल सिंबल को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कैपिटल KH मीन्स इसको बोला गया यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड द क्वांटिटी ऑफ द कोर मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसका पावर 1.6 या फिर x, जो भी आप बोले। उसी तरीके से जो आपका पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट होता है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर और जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इसके स्क्वायर के ऊपर। अगेन आप प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कैपिटल KE से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, F स्क्वायर इंटू फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर। तो दो तरीके का लॉसेस है, दोनों का यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। और ये कहाँ से आता है भाई, डेरिवेशन ऐसे को हम लोग बात नहीं करेंगे, एमसीक्यू चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे टोटल कोर लॉस की बात करें तो दोनों के चलते जो पावर लॉस और ऐसा सम होता है ना, तो ओवरऑल अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिया गया है। ओके, वैल्यू डाल करके यहाँ पे जोड़ दिए, मेरा क्या हो गया, टोटल कोर लॉस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के ऊपर आते हैं भाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा था, फिर चाहे आप प्राइमरी साइड में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है या फिर कहिए सेकेंडरी साइड में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा था, यहाँ पे एक्साइटिंग करंट आ रहा था, उसके चलते आपका एक फ्लक्स बन रहा था और ये फ्लक्स क्या हो रहा था, दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा था, है ना, यानी ये फ्लक्स क्या है, दोनों वाइंडिंग के लिए कॉमन है। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी साइड में, ये क्या था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था d∅dt के ऊपर। और प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट आता था, जो कि आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये हो गया आपका d∅dt। और हम लोगों ने देखा था कि ये जो फ्लक्स बना है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा था इसको हम लोगों ने रेफरेंस लिया हुआ था और ये इंस्टेंटेनियस करंट था, है ना, Im sin ओमेगा t। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लक्स के ऊपर देखा था कि जो मेरा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्लक्स बनेगा, ये क्या होता है, mmf मीन्स n, जो करंट है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, वो डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इस करंट का वैल्यू पुट किया था तो क्या हो गया n, और I के जगह हम लोग क्या लिखेंगे,
आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे रिलेक्टेंस, साइन के आगे जो भी है आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू होता है तो फाई एम, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स था, और ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ओवरऑल जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर चाहे सेकेंडरी की बात करें फिर प्राइमरी की बात करें, क्या हो जाएगा आपका N1, क्योंकि प्राइमरी लिखा होता है N1 लिख देते हैं, और फ्लक्स का फाई एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। ओके, तो ओवरऑल ये क्या आया, ये मेरा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वाइंडिंग के पास, ठीक है। और वही सेकेंडरी की बात करते हैं, यहाँ पे बस N2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए भाई, हम लोग को ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी मतलब क्या है, ये कोसाइन फंक्शन है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 N2 फाई एम, ओमेगा को आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, है ना। तो कॉस ओमेगा टी के चलते ये तो आपका बता रहा है कौन सा वेव है, कोसाइन है, साइन है ना। तो कॉस के आगे जो भी छुपा हुआ क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे E1 मैक्स की बात करूँ, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका N1 फाई एम ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम लोग ओमेगा का यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। N1 वैसे का वैसे रहेगा, फाई एम वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू भाई, अब हम लोग को पता है अगर मेरे को इस मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 पाई एफ N1 फाई एम को क्या कर दूँ मैं, √2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा √2 पाई एफ, और ये बन जाएगा आपका फाई एम। और इसको थोड़ा सा भाई मिटा करके तो साइड में लिखते हैं, ओके, स्पेस नहीं है। ये हो जाएगा ये RMS इक्वल टू √2 पाई एफ N1 इंटू फाई एम। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से भाई RMS वैल्यू हुआ जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो। और अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है प्राइमरी साइड में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है आपके V1 के, है ना, सप्लाई वोल्टेज के। उसी तरीके से आप सेकेंडरी के भी लिए भी कर सकते हैं, इसी तरीके से जो E2 होगा ये क्या होगा आपका बराबर होगा N2 डी फाई बाय dt, और फाई का वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल यही आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, N2 फाई एम बाहर आ जाएगा, है ना, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स यहाँ पे पुट करना है, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगेन कॉस के आगे जो वैल्यू है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E2 मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा वैल्यू डालते हैं 2 पाई एफ N2 इंटू फाई एम। उसके बाद अगर आप RMS की बात करें E2 RMS, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा √2 पाई एफ N2 फाई एम। क्लियर हुआ। और जो मेरा E2 होगा ये क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा V2 के। ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा बुक के ऊपर आए भाई, तो यही चीज़ आपके बुक में भी किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द अप्लाइड वोल्टेज V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF गिवन बाय, ठीक है। तो जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज होगा ये क्या होगा, E1 के बराबर होगा, और E1 अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ किया, इसका RMS वैल्यू क्या था √2 पाई एफ N, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, तो वही यहाँ पे आपका वैल्यू डाला गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग को पता है भाई फ्लक्स इक्वल टू एफ का, ये जो फ्लक्स डेंसिटी होता है क्या होता है, फाई बाय एरिया होता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम लोग फाई मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। क्लियर हुआ। तो वही यहाँ पे जो फाई मैक्स है इसके जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है, B इंटू एरिया, ठीक है। जहाँ पे B क्या है, कोर के अंदर जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो, और एरिया क्या है, ये है नेट मतलब एरिया ऑफ कोर, ठीक है। N क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया,
फ्रीक्वेंसी हो गया, सब आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया, वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू √2 पाई एफ एन बी मैक्स इंटू एरिया। यहाँ से अगर मैं बी मैक्स का वैल्यू निकालूँ भाई, तो बी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा वी अपॉन वी, क्या है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, प्राइमरी साइड का, ये हो जाएगा √2 पाई एफ एन इंटू एरिया। क्लियर हुआ? तो ये मेरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। जो मेरा टोटल कोर लॉस आया था, ये क्या था, हिस्टेरिसिस के चलते और पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट के चलते, है ना। इसके जगह अगर हम लोग देखें यहाँ पे सेपरेट करके मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओके, ताकि इजी हो। देखिए, जो मेरा हिस्टेरिसिस था ये क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पे आपका बी मैक्स का पावर x था और यहाँ पे आपका f था। ओके, रिलेशन देखें आप, बी मैक्स का पावर x इंटू एफ इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बी मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका v अपॉन √2 पाई एफ इंटू एन इंटू ए, और यहाँ पे f, इसका पावर x कर लेते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में आपका 1.6 दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है भाई, ओके, कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर का कुछ ना कुछ इनपुट वोल्टेज होगा, मान लेते हैं V1 इसका इनपुट वोल्टेज है, और इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, मान लेते हैं इसका 50 हर्ट्ज जो है मेरा कुछ फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, मान लेते हैं 200 वोल्ट। ओके, तो ओवरऑल किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर आप कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ रहेगा और कितने हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है ये भी आपका दिया हुआ रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ भाई, KH। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, यानी एक बार आपने डिज़ाइन कर लिया ट्रांसफार्मर, तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो जाएगा। √2 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। एक बार आपने कोर डिज़ाइन कर लिया तो उसका एरिया भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो कांस्टेंट छुपे हुए हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई n इंटू एरिया, ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर या फिर एक गिवन ट्रांसफार्मर के लिए पूरा पैरामीटर क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। अब इसमें बचा क्या, वोल्टेज, इसका पावर x हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ v बाय एफ, ठीक है, इसमें f बचा ना, फ्रीक्वेंसी भाई ट्रांसफार्मर चेंज कर, हो सकता है कोई दूसरा ट्रांसफार्मर FEC ट्रांसफार्मर कह दे कि हम लोग 50 हर्ट्ज ना यूज़ करके अब 60 हर्ट्ज से कनेक्ट कर दे रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को, या फिर कहीं 40 हर्ट्ज से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, या फिर कहेगा ये 200 वोल्ट पे था तो अब मान लेते हैं 150 वोल्ट पे हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, फिर 100 वोल्ट पे कनेक्ट कर दे रहे हैं सेम ट्रांसफार्मर को, समझ गए। तो जो मेरा वोल्टेज होगा और ये जो फ्रिक्वेंसी होगा ये वेरिएबल होगा, ठीक है। तो v बाय एफ का पावर x, क्योंकि सब पे पावर x था ना, तो इसको मैंने साइड करके इसका पावर x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो पूरा पैरामीटर है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा भाई, कैल्सी में जब डालिएगा 2 पाई √2 पाई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो सकता है, 200 300 400 एरिया, ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। ओके, और एक ये कांस्टेंट है। तो ओवरऑल इन सब के चलते एक मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, और इसको मैं स्मॉल kh से दिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल मैंने इन सभी के जगह क्या कर दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है भाई, एक चीज़ छूट रहा है, ये तो बी मैक्स, यहाँ पे एक और एफ है ना भाई, मेरे एक और एफ छूट गया यहाँ पे, तो एफ को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे कर लेता है इनटू एफ। ओके, तो ओवरऑल इन सब का तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक वैल्यू डाल दिया KH। अब यहाँ पे v का पावर x मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, f अपॉन f का पावर x। तो यहाँ पे भाई ये जो है ये 1 बाय एफ का पावर x है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू इनटू v का पावर x, और ये क्या हो जाएगा f इंटू एफ का पावर -x, और इन दोनों का बेस क्या है, एक तरीके से सेम है,
इसके आगे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो बेस सेम होता है तो पावर आपका ऐड हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू इंटू वी का पावर x इंटू एफ, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स यानी प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस। क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है। ऐसे मेरा जो मेन इक्वेशन है, जो हम लोग मेन इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला मेरा पूरा का पूरा मेन इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई। इसी तरीके से हम लोग ईडी करंट के ऊपर बात करते हैं। तो ईडी करंट का अगर देखें, ईडी करंट का अगर देखें भाई, पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट, ये क्या था, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू था एफ स्क्वायर इंटू बी मैक्स का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन जो बी मैक्स का वैल्यू हम लोग ने निकाला था नहीं, उसको हम यहाँ पर डालेंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू इंटू एफ स्क्वायर, और बी मैक्स का वैल्यू क्या था, यहाँ पे ये पुट किया हम लोगों ने v अपॉन √2 पाई इंटू एफ इंटू एन इंटू ए का पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए इसमें भी अब मैं कर रहा हूँ एक तरीके से, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसमें भी हम लोग भाई थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहे हैं। एफ स्क्वायर को लास्ट में लिखूँगा। इसमें देखिए, इसमें 1/√2 पाई एन इंटू ए, ये क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर कैल्सी में डालिए कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ओके, गिवन ट्रांसफॉर्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, √2 पाई तो कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे और क्या बचा, v बटा एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें v और f छुपा हुआ था, और एक एफ स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, इनके चलते ये बोला मैंने, कैल्शियम में जब आप डालेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, और ये एक और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लाई मिल करके हम लोग को एक और कांस्टेंट मिलेगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल के। ठीक है, ये हो गया स्मॉल के। खत्म हो गया इतना कहानी। अब इधर देखिए एफ स्क्वायर से खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया मेरा एडी करंट के चलते जो पावर लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल कोर लॉस की बात करें, ये क्या हो जाएगा, ईडी करंट प्लस हिस्टेरिसिस। ईडी करंट का वैल्यू अभी जस्ट निकाला, के ई इंटू वी स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो गया, के एच इंटू वी का पावर एक्स इंटू एफ का पावर 1 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए भाई, आपके बुक में जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है कोर लॉस के लिए, ये कुछ ऐसे लिखा है a इंटू एफ, मतलब सिर्फ f पे डिपेंड कर रहा, मतलब क्या, ये मेरा हिस्टेरिसिस से चलते हुआ, और b इंटू एफ स्क्वायर मतलब क्या, ये एक तरीके से ईडी करंट के चलते हुआ भाई। ठीक है, पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट। ये तो मैंने जस्ट बताया कि ये एक तरीके से इनकम्प्लीट फार्मूला है, ये कहाँ पे यूज़ करेंगे आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, और अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि ये वाला फार्मूला भी आपको याद नहीं करना, ये वाला फार्मूला भी आपको कंफ्यूज कर देगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया ना, हिस्टेरिसिस लॉस का जो मेन फार्मूला है ये वाला है। ठीक है, पूरा ओपन करके। उसके बाद ईडी करंट के चलते जो मेरा फार्मूला आया है, ये कौन सा होगा, ये एफ तो मर ही जाएगा हर एक टाइम में। ठीक है, या फिर कहिए इसी को आप याद कर लीजिए, एफ मत काटिए, ये मेरा मेन फार्मूला है। ठीक है, ईडी करंट के चलते। क्लियर हुआ? ये दोनों फार्मूला को आप नोट्स बना करके लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। तो एक बार हम लोग बुक के ऊपर आते हैं। बुक में भी आपका यही चीज़ किया हुआ है। ओके, बी मैक्स का वैल्यू डाल करके यहाँ पे पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस आ गया, और ये पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एक तरीके से कोर लॉस आ जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, सॉरी 157 तो कर लिया हम लोगों ने, उस पर भी हम लोग आएंगे भाई। ठीक है, लास्ट वाले सेशन में तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने आपको कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल है, और जो ईडी करंट है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। वैसे करेंगे तो कभी कभी आप फंस जाएंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में आपको सीखना है सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्चुअल में कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है
और ये ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये है पीएच, यानी ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा। दूसरा क्या बोलता है जो मेरा एडी करंट है इसको पी से दिखा, ये भी मेरा 100% होगा, ठीक है। यानी एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका वर्किंग वोल्टेज दिखा दिया, वर्किंग फ्रीक्वेंसी दिखा दिया, उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट के चलते ये आपका पीएच और पीई है। आगे बोलता है द परसेंटेज डिक्रीज इन देयर लॉसेस व्हेन ऑपरेटेड, यानी अब सेकंड केस में क्या बोल दिया, सेकंड केस में बोल रहा है ये केस 1 था। केस 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने वोल्टेज चेंज कर दिया, वोल्टेज कितना कर दिया, अब 160 कर दिया और फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया 40 हर्ट्ज कर दिया। तो इस केस में अब जो है मेरा हिस्टैरिसीस लॉस कितना हो, पहले 100% था, ये भी 100% था, तो अब जो है कितना होगा और एडी करंट कितना होगा, है ना, ठीक है। ये अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो पहले 100% था, ये मान लेते 80% है, इसका मतलब क्या 20% मेरा डिक्रीज हो गया। ये मान लेते आपका 70% आएगा, ठीक है, अगर आता है जो भी वैल्यू है 70 हो सकता है 60 हो सकता है, इसका मतलब क्या 30% मेरा डिक्रीज हो गया। तो कितना एक तरीके से कमी आ गया इन लॉसेस में, ये आपको एक तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो ओवरऑल देखिए भाई, हम लोगों ने जो फार्मूला देखा है, हम लोगों ने जो फार्मूला अभी सीखा है, सबसे पहले हिस्टैरिसीस के लिए लिख रहा हूँ, ये क्या था, और थोड़ा सा मैं नोट्स यूज़ करता हूँ भाई, ओके, फटाफट हो जाएगा हम लोग का। देखिए ये था आपका KH, यहाँ पे स्पेस चाहिए अगेन, ये था कैपिटल KH, यहाँ पे हम लोगों ने F लिखा था और यहाँ पे हम लोगों ने Bmax का वैल्यू डाला था, ठीक है, Bmax का पावर x, उसमें से भी हम लोगों ने 1/√2 पाई n इनटू एरिया। और आगे आपका क्या था, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ, उसको मिटा ही देते हैं भाई फालतू है यहाँ पे। ये था मेरा V/F का पावर x, ओके। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं, फर्स्ट केस जब मेरा 200 वोल्ट था 50 हर्ट्ज था, तो ये मेरा पावर लॉस था, ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड केस में आता है, सेकंड केस में यानी इस वाले केस में हम लोग को हिस्टैरिसीस लॉस अगेन कैलकुलेट करना है। तो अगेन ये KH तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी अब मेरा कितना हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा 40 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। अभी पहले लिख लेता हूँ फार्मूला, 1/√2 पाई n इंटू a, इसका ही पावर x होगा, ठीक है, और ये हो गया V/F का पावर x। देखिए अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करें, इस वाले पैरामीटर के ऊपर फोकस करें, तो भाई यहाँ पे वोल्टेज कितना है 200 और फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा यहाँ पे एक तरीके से 50, यानी 200/50 करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा। उसी तरीके से सेकंड केस में आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है 160, फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा यहाँ पे 40, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो अगेन ये 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो मेरा फर्स्ट केस में जो इक्वेशन था पहला इक्वेशन, और सेकंड केस में जो मेरा इक्वेशन बना दूसरा इक्वेशन, इसमें ये वाला और ये वाला वैल्यू क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके ऊपर पावर मान लें तो 1.6 है, इसके ऊपर पावर 1.6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटा करके मैं लिख दूँ, दोनों की जगह मेरा क्या आएगा 4 आएगा, इसका भी क्या आएगा 4 आएगा। तो इससे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों में सेम है। उसके बाद इसको देखिए आप 1/√2 पाई n इंटू ए, यहाँ पे भी यानी ये भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये इसमें भी है इसमें भी है। अभी सिर्फ मैं पावर लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये भी कॉमन ये भी कॉमन। अब बचा क्या, अब सिर्फ और सिर्फ बचा ये देखेंगे, अगर ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज था और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरा 40 हर्ट्ज है, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है मेरा जो पावर लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये वाला, ठीक है, इसको बोलता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब का वैल्यू फ्रीक्वेंसी छोड़ करके जब कैल्सी में डालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, मान लेते हैं मेरे को मिल रहा है A, ठीक है।
उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में आइए, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका भी, क्योंकि दोनों में सेम है सब जगह, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये जो मेरा ऊपर वाला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा कि जो मेरा हिस्टैरिसीस लॉस है ये हो जाएगा ए इंटू एफ, ठीक है, और F1 मान लेते हैं फर्स्ट केस में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। और सेकंड केस में जो मेरा बनेगा ये क्या बन जाएगा, A इंटू F2, समझे। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस में A इंटू एफ कितना है मेरा, A इंटू एफ कितना है, PH के बराबर है, और इसको मैं 100% मान सकता हूँ यहाँ पे, ये अपने आप में क्या है 100%। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए केस 1 A इंटू एफ कितना था मेरा 50 हर्ट्ज, फर्स्ट केस में 50 हर्ट्ज था ना भाई। ये क्या है मेरा PH आया था, यानी अपने आप में 100% होगा। तो अगर मैं 1 पे बात करूं तो क्या हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय A इंटू 50 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को निकालना कितने पे, सेकंड केस में मेरा ये रिलेशन है, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए तो वैसे कह फ्रीक्वेंसी है, मेरे को यहाँ पे 40 हर्ट्ज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड केस में मेरा यहाँ पे 40 हर्ट्ज हो गया है। ओके, तो A इंटू 40 हर्ट्ज पे देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय A इंटू 50 हर्ट्ज इंटू A इंटू 40 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज से हर्ट्ज खत्म हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये 20 बार में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका सिर्फ और सिर्फ 80% आएगा। यानी सेकंड केस में कितना हो गया आपका हिस्टैरिसीस लॉस, सिर्फ और सिर्फ 80% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस कितना में कमी आ गया, कितना गिरावट हो गया, 20% जो है आपका एक तरीके से कम हो चुका है, समझे। तो इस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस हम लोगों ने देख लिया कि कितना कमी आया। ठीक है, 50 हर्ट्ज से अगर हम लोग 40 हर्ट्ज पे आते हैं तो मेरा यहाँ पे 20% का एक तरीके से डिक्रीमेंट हो गया, किस में, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस। अब हम लोग सेकंड केस में आते हैं भाई, ठीक है। सेकंड केस मतलब ईडी करंट के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। तो बुक में भाई जो दिया हुआ है ना वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, वो बस आपको लिख देगा। लेकिन वही मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे ये जो आपका रेशियो आया V अपॉन एफ का, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे फेल हो जाता, A इंटू एफ यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दोनों में कांस्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट वो लिखा है। तो ओपन करके आपको सब चीज़ रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इसी में हम लोग का है पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट। ये क्या था, कैपिटल K इंटू ई, यहाँ पे एफ स्क्वायर था और यहाँ पे बी मैक्स स्क्वायर था, यानी इसका वैल्यू हम लोगों ने ऐसा ओपन करके लिखा था 1/√2 पाई इंटू एन इंटू एफ का पावर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था V अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट था, फर्स्ट, और ये कितना होगा P के बराबर नहीं, अपने आप में 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट केस में 100%। ओके, सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला वही रहेगा भाई, ठीक है, एफ स्क्वायर, कंपेयर करना मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, एन इंटू एफ का पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा V अपॉन एफ का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में मेरा वोल्टेज कितना था 200, फ्रीक्वेंसी कितना 50, यानी इनका जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, 4 आएगा भाई, ठीक है, 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी 160/40 कीजिएगा तो V अपॉन एफ का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ये भी आपका 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये भी एक तरीके से सेम है। यहाँ पे भी देखिए इसके चलते और इसके चलते जो आएगा ये भी क्या हो जाएगा मेरा सेम आएगा, समझ रहे हैं, ये वाला वैल्यू इसमें भी, इसमें भी, ये वाला वैल्यू इसमें भी, इसमें भी, ये वाला वैल्यू इसमें भी, इसमें भी, समझ में आया। और सबका वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, मान लेते हैं मैंने इसको मान लिया B। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा कैसे बनेगा, इसके चलते इसके चलते इसके चलते कांस्टेंट वैल्यू है मान लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होगा B मान लेते हैं भाई, ठीक है, B इंटू क्या बचेगा एफ स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके चलते सेम कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने यहाँ पे B बोला है, और ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे F1 डालना पड़ेगा, यहाँ पे F2 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा, आपका 40 हर्ट्ज होगा। तो फर्स्ट केस में कंपेयर कर लेते हैं, जब B इंटू एफ का स्क्वायर, यानी फर्स्ट केस में कितना था 50 इंटू 50, भाई 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, ये कितना था, इस पर कितना था 100% पावर लॉस था,
तो 1 पे होगा तो कितना हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय b इंटू 50 इंटू 50, तो मेरे को निकालना है 40 हर्ट्ज पे, यानी 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू, एक स्टेप और ले लेते हैं। ओके, मेरे को निकालना कितने पे भाई, अभी कितना है b इंटू 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय b इंटू 50 इंटू 50 इंटू ये हो जाए आपका b इंटू 40 इंटू 40, तो b से b खत्म हो जाएगा, और ये हर्ट्स में तो हर्ट्स से हर्ट्स भी खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ये 5 है 25 25 है, ये कितना 4 में 25 जगह 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 यानी 64 आ जाएगा भाई। ठीक है, 64%। तो भाई जब आप 50 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज पे आ रहे हैं, तो पहले अगर आपका 100% पावर लॉस हो रहा था एडी करंट के चलते, तो अब कितना हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ 64% हो रहा है। इसका मतलब क्या, कमी कितना आया, 100% में से 64 माइनस कर दिए तो कितना आएगा आपका 36% का एक तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो आपका बुक में सॉल्यूशन दिया डायरेक्ट, जो कोर लॉस लिखा है, ये क्या लिखा है, अल्फा इंटू एफ मीन्स हिस्टेरिसिस की बात हो रही है, बीटा इंटू एफ स्क्वायर मीन्स ईडी करंट की बात हो रही है भाई। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ये कब आएगा, जब आपका v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अगर v अपॉन का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो ये फार्मूला अगर आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ओपन करके बताया। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है भाई, आ गया हम लोग का भाई क्वेश्चन, फिर से ओपन करना पड़ेगा। देखिए और भाई ये चीज़ों को जितना ज़्यादा आप समझेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर होते जाएगा। तो ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, पहला क्या बोला है, हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट। तो हिस्टेरिसिस कितना था आपका 20 और ये 36, यानी इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और इसको अभी हम लोग 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, केस 1 लिखता हूँ, कितना है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट हो रहा है। आगे बोलता है इसमें जो ईडी करंट हो रहा है, पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट कितना है आपका 50 वोल्ट। आगे बोलता है इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ भाई बुक में, या फिर आगे देखते हैं आगे अटैच होगा। देखिए आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज 330 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज द ईडी करंट लॉस विल बी। देखिए अब जो है सेकंड केस क्या बोल दिया, केस 2 में क्या बोला भाई कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है अभी भी 50 हर्ट्ज ही है, लेकिन जो मेरा वोल्टेज है ये 330 हो गया है। तो इस केस में आपका ईडी करंट जो लॉस होगा कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, तो ओवरऑल ईडी करंट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो लिख लेंगे हम लोग। पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट क्या था, कैपिटल के इंटू ई एफ स्क्वायर, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू था इसको मैं लिख देता हूँ 1/√2 पाई इंटू एन इंटू ए का पावर स्क्वायर, यहाँ पे क्या था v अपॉन एफ का होल स्क्वायर था। क्लियर हुआ। अब देखिए फर्स्ट केस में ये कितने के बराबर आ रहा है, 50 वोल्ट के बराबर आ रहा है ना, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, जो मेरा पावर लॉस ड्यू टू ईडी करंट होगा के ई इसमें भी होगा। ठीक है, एफ स्क्वायर इंटू 1/2 पाई, रूट है यहाँ पे एफ इंटू एफ नहीं भाई बाहर ले लेते हैं एफ को, एन इंटू ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपॉन एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग देखें इस केस में v अपॉन एफ कभी भी आपका रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 220/50 से यहाँ पे कितना होगा 330/50, तो रेशियो कांस्टेंट होगा नहीं। देखते हैं क्या क्या कांस्टेंट है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है इसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। इसके चलते जो वैल्यू आएगा और इसके चलते जो वैल्यू आएगा सेम आएगी भाई, सेम ट्रांसफार्मर है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं किया, वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सब चीज़ सेम है, यानी इसके चलते क्या होगा मेरा सेम वैल्यू आएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम लोग
ये फर्स्ट केस में भाई यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका कहानी। इसका मतलब क्या, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट होगा ये बचेगा सिर्फ के ई। इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2π n इंटू ए का होल स्क्वायर। स्पेस नहीं बच रहा भाई, देखिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखता हूँ मैं, मतलब एफ स्क्वायर मर जाएगा ना ऊपर वाले इक्वेशन में। देखिए पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट के ई, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 50 का स्क्वायर, यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू आएगा √2π n इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ओवरऑल देखिए इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे कैल्सी में, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकाला अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, मान लेते से चलते, तो कांस्टेंट वैल्यू आए, मान लेते आपका स्मॉल के ई में लिख रहा हूँ, और ये बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर, यानी जो हम लोगों ने फाइनल जो अपना दिया था ना, ओके, अभी जो कॉन्सेप्ट दिया, ओके, इस पे डिपेंड कर रहा है। और ये वाला भी क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ करके यानी छोटा करके इस तरीके की है। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एफ स्क्वायर मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 हर्ट्ज से 50 दोनों में खत्म हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, के इंटू, और ये वाला वैल्यू दोनों में सेम था, इसका मतलब क्या हुआ, इसके चलते जो वैल्यू आ गया यहाँ पे स्मॉल के ही दिखा, तो इसका वैल्यू स्मॉल के ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर। यानी दोनों में जो है भाई आपका कंपेयर करने के लिए क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको वोल्टेज से कंपेयर करना है, वही वोल्टेज के स्क्वायर से। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट केस में कि जब मेरा 220 गुना 220 था, भाई वोल्टेज के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है ना, तब मेरा पावर लॉस कितना था, 50 वॉट था। तो अगर 1 गुना 1 होता तो 50 बटा कितना होता, 220 गुना 220, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे मेरा कितना है, 330 का स्क्वायर, यानी 330 गुना 330 पे कितना मेरे को मिलेगा, यही आपको निकालना है। 50 बटा 220 का स्क्वायर इंटू 330 का स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल भाई आपका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा, यहाँ पे दिया नहीं, 112.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ आंसर आएगा भाई 112.5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना भाई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला एक तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको कभी भी ये मत समझिए कि मेरा एक ही रिलेशन होता है जो आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, आपका जो ओपन करके जो मैंने फार्मूला बताया उसको आपको दिमाग में रखना है, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। इस वाले केस में देखिए 157 में देखिए यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ओके, इसमें भी वही है। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे भाई बोल रहा है 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। ओके, हिस्टेरिसिस लॉस कितना है आपका 200 वॉट और एडी करंट कितना है इतना, ठीक है। यानी और सेकंड केस में क्या बोला, इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था 50 हर्ट्ज और सेकंड केस में कितना बोल दिया 60 हर्ट्ज। तो ओवरऑल दोनों केस में क्या है, वोल्टेज सेम रहेगा। मान लेते ये अगर 200 वोल्ट है तो ये भी आपका 200 वोल्ट रहेगा, वोल्टेज को चेंज नहीं करना ओवरऑल। ओके, तो इस सिचुएशन में फिर से आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसको ओपन करके कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ये जो फार्मूला बनेगा भाई, ऑलरेडी कैसे ब्रेक करते हैं मैंने आपको बताया। जो एडी करंट के चलते बनेगा ये आपका इस तरीके का बनेगा, और जो हिस्टेरिसिस चलते बनेगा ये आपका है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आगे वाला सारा कांस्टेंट हो जाएगा। एडी करंट आपका एफ स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और ये सिर्फ और सिर्फ एफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका एडी करंट का हो गया और ये आपका हिस्टेरिसिस का हो गया। ओपन करके आप जैसे मैंने आपको बताया ना ये वाला, उसी तरीके करिएगा, आ जाएगा आंसर भाई। ओके, क्योंकि दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना, तो वोल्टेज को आप कंपेयर करेंगे नहीं, वोल्टेज को कंपेयर करना ही नहीं है, तो वोल्टेज कंपेयर नहीं करेंगे तो ओवरऑल क्या बचेगा आपका। जैसे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ फटाफट, इसमें देखिए ईडी करंट के चलते जो आएगा ये क्या हो जाएगा के ई, ये हो जाएगा आपका 1/2π। तो दोनों इक्वेशन में रहेगा, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी रहेगा, है ना। n इंटू ए का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो गया एफ स्क्वायर इंटू एक और v/f का होल स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं इसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए भाई,
ओके, इन सब का जो वैल्यू है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। कितना है आपका हिस्टैरिसीस लॉस पहले एडी करंट के चलते दिया 100 वॉट। ओके, ये फर्स्ट केस में इतना दिया हुआ। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ई 1/√/पाई इंटू एन इंटू ए का होल स्क्वायर इंटू एफ। एफ अब कितना हो गया, 60 हर्ट्ज हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये F1 कर लेते हैं, इसको F2 कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ख़त्म मत कीजिए, F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका v²/F2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरे ये के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वाला वैल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पे v² वही है 200 वोल्ट, इसमें भी आपका 200 वोल्ट। तो ये इन सब का जब वैल्यू डालिए कैल्शियम है तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, अल्फा मान लेते हैं। इसमें भी देखिए ये इसके चलते क्या मिलेगा, एक और कांस्टेंट मिलेगा, सेम कांस्टेंट मिलेगा क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। इसमें भी अल्फा मिलेगा। तो ओवरऑल क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है ना। समझ में बात को क्या बोल रहा हूँ सर। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको चेंज, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन उसी तरीके से हिस्टैरिसीस की बात करें, हिस्टैरिसीस में भी क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपका वेरिएबल रहेगा। तो ऊपर आपको बता दिया मैंने, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, गलती से भी आपको ये नहीं समझना है कि डायरेक्ट मेरे को लगा देना AF प्लस AF², ठीक है, FAB², ठीक है भाई, ये आपका हिस्टैरिसीस और ये आपका एडी करंट, ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखने के लिए जो हम लोगों ने ब्रेक करके पूरा फार्मूला पढ़ा उसको रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है भाई द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इतना है इतना, द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग लॉसेस के ऊपर बहुत सारा बात किया, पूरा एफिशिएंसी मैंने आपको कवर किया भाई। बोल रहा है कॉपर लॉस फुल लोड पे कितना है 6400 वॉट। आयरन लॉस तो मैंने आपको बताया था, आयरन लॉस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फुल लोड पे हो, हाफ लोड पे, नो लोड पे हो। तो आयरन लॉस जो होगा आपका तो हमेशा 5000 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन होगा, ओके, क्योंकि पहला क्या कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, तो ये कॉपर का हो गया, आयरन लॉस का हो गया, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता है तो इतना दिमाग में है कि आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ऐसे ही आपका ये ऑप्शन आपको पता चल गया। लेकिन अभी हम लोग को पूरा सॉल्यूशन चाहिए भाई, ठीक है। अब क्या बोल दिया, फुल लोड पे था ये इतना, अब हम लोग को चाहिए हाफ लोड। तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा, तो ओवरऑल देखिए ये जो फुल लोड पे होगा ये क्या होगा आपका I² मान लेते हैं, पूरा सेकेंडरी साइड में भेज दिया हम लोगों ने, है ना। R=2 इतना ही बराबर इतना है। तो ये करंट कुछ नहीं भाई, अपने आप 100% है, मीन्स 1। और दोनों केस में जब हाफ लोड करें उस समय भी क्या होगा आपका, हाफ लोड पे R= जो होगा आपका ये तो कांस्टेंट होगा ना, दोनों में कांस्टेंट होता है ये चीज़, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने डायरेक्ट करना है कि जब ये 100% था, यानी करंट जब मेरा 1 था, 1 मतलब 100%, 1 का स्क्वायर था, तो पावर लॉस कितना हो रहा था 6400 वॉट। करंट मेरा आधा हो गया, तो आधा का स्क्वायर पे कितना मिलेगा, तो 6400 गुना क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो जब सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 1600 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक 2 kVA का ट्रांसफार्मर है, आयरन लॉस दिया हुआ है, फुल लोड का कॉपर लॉस दिया हुआ है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर वुड अकर, जब दोनों बराबर हो जाए भाई, आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब दोनों बराबर हो तो आयरन लॉस हमेशा क्या होता है 150 होता है, तो कॉपर लॉस भी 150 ही होगा, है ना। तो टोटल लॉस कितना होगा 300 वॉट पे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ PI बी द आयरन लॉस एंड PC बी द कॉपर लॉस ऑन फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पे दिया हुआ है। बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4 फुल लोड। देखिए क्या होगा यहाँ पे, आयरन लॉस आपका दिया हुआ है कितना है, PI बोल दिया है, फुल लोड पे आयरन लॉस है, फुल लोड, नो लोड, हाफ लोड, ये सब कुछ नहीं होता आयरन लॉस के लिए, सब पे सेम रहेगा। कॉपर लॉस जो है फुल लोड पे दिया हुआ है आपका, ओके। अब क्या बोला, लोड जब मेरा कितना हो जाए 3/4 हो जाए भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा फुल लोड होगा, मीन्स मान लेते हैं I² R=2, ये मेरा क्या होगा, इस पे कितना है फुल लोड है आपका, यानी इसका ये क्वेश्चन है, यानी अपने आप में क्या है, करंट 100% है भाई। लोड अगर 3/4 हो गया, लोड का मतलब करंट से होता है डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, फुल लोड को हमेशा 1 मान के चलता है भाई, ठीक है। तो 1 का कितना हो गया 3/4 हो गया, यानी अब करंट कितना हो गया मेरा 3/4 हो गया ओवरऑल, ठीक है। 3/4 एम्पियर पे कितना एक तरीके देखने को मिला ये आपको बताना है। तो ओवरऑल देखें समझिए, जब मेरा 1 का स्क्वायर था, क्योंकि 1 मतलब 100% भाई, तो मेरा इतना आ रहा था, तो मेरे को कितने पे चाहिए 3/4 के स्क्वायर पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा, फुल लोड का कितना आएगा
3/4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो इतना मेरे को क्या मिल रहा है, एक तरीके से कॉपर लॉस मिल रहा है। क्या मिला ये कॉपर लॉस कितने लोड पे 3/4, जब इतना लोड होगा फुल लोड का इतना लोड होगा तब। ओके तो ओवरऑल ये मेरा कॉपर लॉस हो गया फुल लोड का, जो कि फुल लोड आपका सीयू दिया हुआ है, इसका कितना 9/16। और जो आयरन लॉस है मेरा, आयरन लॉस तो हमेशा इसी के बराबर आएगा किसी भी लोड पे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको रिलेशन यहाँ पे सेट करना भाई। ओके क्या बोला यहाँ पे, ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पीसीयू। तो ये तो मेरा वही रहेगा पी आई, और पीसीयू क्या डाल देंगे फुल लोड का कितना 9/16। अब रिलेशन देखते हैं कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनल रिलेशन तो आ गया मेरा। अब देखिए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का 9/16 का आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। और ये वाला अगर चूज़ करते तो 9 ऊपर ये वाला हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पी आई का वैल्यू अगर सेपरेट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 9 उधर चला जाएगा, ठीक है। 9 इंटू पी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। समझ में आया, मैच किया कि नहीं किया, 9/16 इंटू पी सी यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर दैट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक आइसोलेशन। तो भाई ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दोनों वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों क्या होता है इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कपल्ड होते हैं। ओके तो ओवरऑल सेकंड हो जाएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ से आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो गया और आगे के जो क्वेश्चन हैं, ओके 10 क्वेश्चन और आपका रिमेनिंग है 10 से 11, वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज से पूछा गया भाई। ओके तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऑटो ट्रांसफार्मर का भी कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी समझिए क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोल रहा है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कैसे जाता है। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि एक ही वाइंडिंग क्या होता है, सब प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली भी होते हैं और मैग्नेटिकली भी होते हैं, ठीक है। तो आपका कंडक्शन के थ्रू भी होता है, यानी कंडक्टिविटी और इंडक्टिवली, यानी फ्लक्स से कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, दोनों तरीके से पावर आपका ट्रांसफर होता है। तो पावर ऑटो ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा भाई, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा कभी, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।